हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं एक वीडियो जो कि आपको पूरे फिजिक्स का समरी करने के चले हैं। और अभी हम दो चार चैप्टर लेंगे और प्रत्येक चैप्टर में कितना मिनिमम नॉलेज हमको चाहिए, इसलिए मैंने हेडिंग दे रखा है कि मिनिमम नॉलेज ऑफ ए चैप्टर टू गेट सक्सेस इन जेईई एंड नीट। हर बच्चा की समस्या है कि समरी करने का समय आ गया है, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है। तो समरी करने के लिए कि प्रत्येक चैप्टर में हम कितना कम से कम नॉलेज रखें ताकि हमको सफलता मिल जाए, और इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और उम्मीद करें कि आपको काफी फायदा होगा इस वीडियो से। तो प्रत्येक चैप्टर वाइज हम जाएंगे, पूरे फिजिक्स का जाएंगे। तो पहला चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि आजकल बहुत मेजर रोल अदा कर रहा है। आईटी एडवांस तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब का पूरा ख्याल रखना है। तो यूनिट एंड डायमेंशन से अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का आप अध्ययन किए होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि मात्र दो तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं। या तो हमको डायमेंशनल फार्मूला पूछता है, मतलब एक हो गया कि डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, और दूसरा हो गया कि रिलेशन ड्राइव करने के लिए पूछता है, टू डेराइव द रिलेशन। यही दो टाइप का क्वेश्चन आता है, टू डेराइव द रिलेशन। यानी उन्हीं डायमेंशन को हम चाहते हैं कि मेरे कंट्रोल में रहे, इसके लिए हमको ये जानना होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो एक आता है डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए, दूसरा आता है टू डेराइव द रिलेशन। डायमेंशनल फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत आसान है, मात्र दो का आप याद रखिए डायमेंशन। एक हमारा फोर्स है और दूसरा हमारा पोटेंशियल है, या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए। तो एक हमारा पोटेंशियल और दूसरा हमारा फोर्स। अगर ये दोनों का डायमेंशन हमको याद हो तो हम प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और फार्मूला याद रहना चाहिए। देखिए, डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए पूरे फिजिक्स का फार्मूला हमको याद रहना चाहिए। और बेस हम ये दे रहे हैं कि दो चीज का मात्र फार्मूला आप याद रखिए, फोर्स का और पोटेंशियल का। अब फोर्स का तो डायरेक्ट हर बच्चों को याद रहता है कि भाई MLT -2 होता है, तो ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल का अगर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए एक ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे किसी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है कि W बराबर होता है VIT। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अगर हम V का निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा W/IT। अब W का तो याद रखना है, अगर याद नहीं है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कीजिए, वहां से निकल जाएगा। तो इसका हम लिखेंगे कि ML2 T-2 डिवाइडेड बाई A इधर हो जाएगा T। फाइनल जो डायमेंशन आएंगे आ जाएगा ML2 T-3 और A-1। तो बच्चों आपको दो डायमेंशन मात्र याद रखना है, दो डायमेंशनल फार्मूला। अब जैसे फोर्स का याद रखना है, पोटेंशियल का याद रखना है, और पूरे फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तो उसका डायमेंशन इसी दोनों के सहारे आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान लिया आपको पूछ दिया गया कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताइए। अब सरफेस टेंशन का डायमेंशन अगर हमको लिखना है तो इसका फार्मूला की जानकारी हमको होनी चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर लिखना है तो हमको हर हालत में जो है ना उसका फार्मूला याद रहना चाहिए। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। अब हमको फोर्स का डायमेंशन याद है, लेंथ का तो आप जानते ही हैं, वहां से निकाल लेंगे। अगर हमको कोई पूछ दिया कि रेजिस्टेंस का बताइए कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने के लिए हम R बराबर कर देंगे V/I। अब V का डायमेंशन हमको मालूम है, I का डायमेंशन ऑलरेडी I के रूप में लिखते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हर चीज का हम डायमेंशन याद रखें जरूरी नहीं है। आप मात्र दो याद रखिए और किसी चीज का भी लिखिए। हाँ, सपोर्ट में हम इतना दे सकते हैं कि कुछ ऐसे टर्म है जिसका आप डायमेंशन डायरेक्ट याद रखिएगा। वो टर्म हम कुछ दे रहे हैं कि जैसे आपको किस किस का डायरेक्ट याद रखना है। रेजिस्टेंस गुने कैपेसिटेंस का डायरेक्ट याद रखना है कि T के बराबर होता है। आपको अंडर रूट LC का याद रखना है कि T के बराबर होते हैं। आपको L/R का याद रखना है कि T के बराबर होते हैं। आपको 1/√μ0 और ε0 का याद रखना है कि वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी LT-1 होता है। आपको E/B का याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड, ये भी होता है LT-1। इस प्रकार से ना कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन जो बार बार पूछे जाते हैं वो आपको कुछ याद रखना है। तो बच्चों क्या करना है
कि फोर्स का डायमेंशन याद रखना है, पोटेंशियल का डायमेंशन याद रखना है, और ये इतना जो टर्म दिए हैं इस टर्म का डायमेंशन आप डायरेक्ट याद रखिए। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए तो बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इतना काफी है। अब एक क्वेश्चन और आता है हमारा कि टू डेराइव द रिलेशन। अब जैसे वो कुछ बोल देता है, स्टेटमेंट जारी करता है क्वेश्चन में कि मान लिया कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर और जी पर निर्भर करता है। मतलब लिखेगा क्वेश्चन सेटर कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेराइव द रिलेशन। यही एक टाइप का क्वेश्चन आता है, एक सिंपल एग्जांपल हमने दिया है। तो इसके लिए स्टेप्स आपको हैं, क्या क्या स्टेप्स है वो याद रखना है, जिसमें पहला स्टेप है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन in mathematical form, by using the sign of proportionality, यानी बच्चों सबसे पहले क्या करना है कि अगर कोई रिलेशन ड्राइव करना है तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर जारी किया होगा, और उस स्टेटमेंट को आप एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दीजिए। और मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे हम एग्जाम्पल इस क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कि एग्जाम्पल में है कि अगर सेटर ने बोला है कि द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड एक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम टी प्रोपोर्शनल टू एल एंड जी। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आइए, रिप्लेस द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बाय डायमेंशनलेस कांस्टेंट। देखिए, रिप्लेस द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बाय ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब जैसे यहाँ पर करेंगे कि हमारा टी जो दिया हुआ था उसको हटाएंगे, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर दिए, और ये हो गया एल और जी। थर्ड स्टेप में है रेज द पावर एक्स वाई एंड जेड ऑन द अननोन। जो भी अननोन है उस पर हम एक्स वाई जेड पावर दे देंगे। अब जैसे कैसे देंगे, तो टी बराबर हो जाएगा के को छेड़छाड़ी कर दिया, जो के है वो लिखना है, एल पर पावर एक्स, जी पर पावर हमारा वाई हो जाएगा। ये हमारा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में आइए, जब इतना कर लेंगे तो फोर्थ स्टेप में आएंगे, और फोर्थ स्टेप में लिखेंगे कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS एंड RHS। तो LHS और RHS में डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t, क्योंकि टाइम पीरियड है इसलिए इसका t हो गया। ये हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कुछ भी नहीं लिखना है, तो ये बराबर हो जाएगा। इधर देखिए l है तो l का l लिखाएगा l पर पावर 1, इधर हमारा एक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये हो जाएगा LT माइनस 2, इस पर पावर हो जाएगा बाई। अब इसको एक ब्रैकेट में करेंगे तो l पर पावर हो जाएगा x प्लस वाई, और t पर पावर हो जाएगा माइनस 2 वाई। इतना हमारा फोर्थ स्टेप में होगा। फिफ्थ स्टेप में है कंपेयर द पावर टू गेट द इक्वेशन। यानी जो पावर RHS में है और जो पावर LHS में है वो दोनों को आप इक्वेट कीजिए, कंपेयर कीजिए, और वहां से इक्वेशन ड्राइव कीजिए। अब जैसे मान लिया l पर पावर यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। इधर देखिए l पर पावर 0 है तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इधर t पर पावर माइनस 2 वाई है, इधर t पर पावर 1 है तो 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 हो गया। अब सोल्व द इक्वेशन, मतलब सोल्व द इक्वेशन को हम करते हैं कि छठा स्टेप लीजिए कि सोल्व द इक्वेशन
फॉर एक्स बाई एन जेड, यहाँ तो जेड नहीं है लेकिन एक्स बाई जेड अगर रहता, तीन फिजिकल क्वांटिटी रहते तो हम सोल्व करते। और जब सोल्व हो जाए तो उसके बाद डायमेंशन अगर रिलेशन लिखना है तो जैसे मान लीजिए एक्स बाई जेड को यहाँ सोल्व करेंगे तो बाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस हाफ और एक्स इक्वल टू आ जाएगा हाफ। अब क्या करना है कि यदि इतना निकल गया हो तो अब ये जो रिलेशन सेकेंड स्टेप में था वहां बैठाना है। तो हमारा टी इक्वल टू हो जाएगा के आई एल पर पावर, देखिए एक्स दिया हुआ है, आई एक्स पर पावर हाफ आया है, आ जी पर पावर माइनस हाफ। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि के अंडर रूट एल बटा जी। यही हो गया हमारा टाइम पीरियड का रिलेशन। तो बच्चों फिर से एक बार कि अगर उन्हीं डायमेंशनल चैप्टर से आप मुक्ति चाहते हैं तो आपको दो काम करना है। एक तो कि डायमेंशनल फार्मूला को कंट्रोल में रखना है। डायमेंशनल फार्मूला को कंट्रोल में रखने के लिए आपको मैंने टिप्स दिया है कि केवल फोर्स का याद रखिए, पोटेंशियल का याद रखिए। अगर फोर्स का डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो ए बराबर एम ए कीजिए और वहां से लिखिए। अगर पोटेंशियल का डायरेक्ट याद है तब भी ठीक है, अगर याद नहीं है तो डब्ल्यू और वी आई टी लगाइए, वहां से भी को निकालिए। अब ये दोनों अगर याद है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने साइड में बताया कि एल बटे आर सी अंडर रूट एल सी ई बटा बी 1 बटा अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये सब का डायमेंशन डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि कंपटीशन में डायरेक्ट आता है। तो एक तो डायमेंशनल फार्मूला था, दूसरा हमारा था रिलेशन ड्राइव करने का, जिसमें मैंने 6 स्टेप में बताया कि सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म कीजिए, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन का उसको मैथमेटिकल फॉर्म में पेश करना है और उसके लिए साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल करना है। फिर उस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है डायमेंशनल कांस्टेंट से। उसके बाद पावर रेज करना है जो अननोन टर्म है, जैसे लाइक दिस कि यहाँ पर था एल और जी हमारा अननोन टर्म, तो हमने एल पर पावर चढ़ाया एक्स, जी पर पावर चढ़ाया बाई। उसके बाद एल एच एस और एच एस का डायमेंशन लिखना है और उसके बाद इक्वेशन बनाना है कंपेयर करके और इक्वेशन को सोल्व करना है टू राइट द फाइनल रिलेशन। इस चैप्टर में अगर इतना ही आप कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे विचार से कि मिनिमम नॉलेज ऑफ द यूनिट में आप उन्हीं डायमेंशन में इतना पढ़कर छोड़ दीजिए और सीधे होल में जा सकते हैं और कोई परेशानी हमको नहीं लगता है कि इसके बाद है। उसके बाद हमारा एक चैप्टर आता है स्केलर एंड वेक्टर। बहुत ज्यादा टेंशन इसमें भी नहीं लेना है। स्केलर एंड वेक्टर को कंट्रोल में रखने के लिए आप क्या कीजिए कि जैसे डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हो गया, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स हो गए, उसके बाद हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, इतना हमको क्लियर रखना है। अब इसके लिए कि जैसे प्रॉब्लम जो आता है स्केलर वेक्टर में उसको क्लियर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम ही डाल रहे हैं। इसको समरी में आप एक प्रॉब्लम बना लीजिए, उससे वेक्टर चैप्टर को उतना करने के बाद छोड़ दीजिए। अब एक प्रॉब्लम क्या है इसमें कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इक्वल टू मतलब आई माइनस 2j आप प्लस 3k, ऐसे लिख लीजिए। अब इसके बाद है कि गिव द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। देखिए पूरे वेक्टर को क्लियर रखने के लिए हमको 2-3 स्टेप लेना है जिसमें प्रॉब्लम का ही डीलिंग सीधे कर रहे हैं कि फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस इस पर डाल दीजिए, आपने आप से पूछ लीजिए। अगर आपको है इतना आता है तो वेक्टर चैप्टर आपका क्लियर है, जिसमें ए नंबर में है एकदम बच्चा जैसा शुरू करना है कि मॉडुलस ए निकालना है, बी नंबर में है मॉडुलस 2a माइनस 3b करना है, सी नंबर में है ए डॉट बी निकालना है, डी नंबर में है ए क्रॉस बी निकालना है, ई नंबर में है ए टू द कैप निकालना है यानी यूनिट वेक्टर निकालना है, एफ नंबर में है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी निकालना है, जी नंबर में है एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, एच नंबर में है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस निकालना है, आई नंबर में है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी निकालना है। ये हो गया बेसिक कि आप एकदम क्लियर रखिए।
लेकिन अभी और हम प्रॉब्लम इसमें डाल रहे हैं कि क्या क्या आपको करना है। जे नंबर में आइए, आपको ए वेक्टर ए, और देखिए एक नोटेशन ऐसे करके दिया हुआ रहता है कि और इज इक्वल टू व्हाट। तो दिस इज द न्यू नोटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि आप याद रखिएगा कि ये जो नोटेशन है ये नोटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। एम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, तो नोटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब यदि आपको न्यू टर्मिनोलॉजी का याद नहीं रहेगा नोटेशन, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो जे नंबर को थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर लिखा हुआ है फाइंड ए और ऐसे दिया हुआ है कैप डी, तो इसका मतलब कि आपको कोई नया चीज निकालना नहीं है बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है। कुछ क्वेश्चन और बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लीजिए, और इसमें क्या है ना कि आप कंफर्म रहिए कि वेक्टर चैप्टर में ज्यादा काम नहीं करना है। 6 नंबर में आइए, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालना है। अब देखो बच्चों, इनर प्रोडक्ट जो लिखा हुआ रहता है उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, और इनर प्रोडक्ट जो है ना ओल्ड नेम ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट ही है। लेकिन क्वेश्चन सेटर चालाकी कभी कभी करता है, फिर आउटर प्रोडक्ट निकालने कर सकता है, आउटर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब आउटर प्रोडक्ट इज द ओल्ड नेम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम इसको डाल सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है। एम नंबर में आइए, मतलब एक ही क्वेश्चन में इतना डाल दीजिए ताकि हमको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, और बढ़िया से अगर सीख जाए एक ही क्वेश्चन को तो हॉल में मेरी परेशानी नहीं होगी। एफ नंबर में आइए कि ए अगर फोर्स हो जाए, बी अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो आपसे बर्डन पूछ दिया जाएगा कि बर्डन बताइए कितना है, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू और एफ टेस्ट होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। 10 नंबर में आइए कि ए अगर पोजीशन वेक्टर हो जाए, ए अगर पोजीशन वेक्टर हो जाए, बी अगर फोर्स वेक्टर हो जाए, तो हमसे टॉर्क पूछा जा सकता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं कि टॉर्क बराबर जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है, और इसके आधार पर हम निकाल लेंगे। ये तो आता ही है, मेडिकल में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार एटीसी कर देते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम थे। तो अगर बच्चों आप चाहते हैं कि वेक्टर में हम कंफर्म रहें अपने नॉलेज से, तो पहला एक चीज याद रखना है कि हम 2 वेक्टर ले लिए थे ए और बी, और उसमें मैंने डाल दिया है एन तक क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो हमारा वेक्टर चैप्टर में क्लियरेंस है। लेकिन एक प्रॉब्लम और कि आप बोलेंगे कि इतना से सर बेसिक तो मेरा ठीक हो जाएगा, लेकिन हमको समेशन ऑफ 2 वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर का प्रॉब्लम आ गया, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए आइए, मतलब अगला हेडिंग दे रहे हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स खाली मैंने हेडिंग दिया है, यानी कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, इसमें 2 वेक्टर रहे तब भी 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स। अब इसके लिए आपको पहला स्टेप मालूम है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना है, यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप एकदम क्लियर रखिए। तो पहला में है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में केवल फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, आप जरा सा पिक्चर के साथ फार्मूला याद रखेंगे। कि जैसे मान लिया ये हमारा है, बच्चा कभी कभी गलती करता है कि एंगल कहाँ का लेना होता है। तो अगर मान लिया इधर वेक्टर पी है, इधर वेक्टर क्यू है, तो ये जो इसका डायगोनल है वो हमारा रिजल्टेंट है, और ये दोनों के बीच का एंगल देखिए, ये दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, और रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो हमारा थीटा है। और यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर डाला गया है और इसको आगे बढ़ाया गया है 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमको क्या है कि अगर ये हमारा अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएंगे। अब इधर हो जाएगा हमारा क्यू साइन अल्फा, और इधर इतना जो हो जाएगा क्यू कॉस अल्फा। इसको थोड़ा सा याद रखना है कि कंपोनेंट लिए। अब आपको फार्मूला, ये फोटो याद रखना और फार्मूला याद रखना, 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं कि आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। लेकिन ध्यान रहे कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, और कहाँ का एंगल? तो इस वेक्टर का ही टेल है, इस वेक्टर का भी टेल है, तो जहाँ टेल से टेल मिलता है वो एंगल याद रखना है।
डायरेक्शन के लिए आपको याद रखना है कि tan थीटा का फॉर्मूला, तो tan थीटा बार होगा देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा q sin अल्फा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा p प्लस q cos अल्फा। तो p प्लस q cos अल्फा, ये दो बातें याद रखिएगा और उम्मीद करें कि इससे प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो एक था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा में आइए टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर, मोर देन टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर है या उससे ज्यादा वेक्टर है तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है कि फाइंड आउट सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग लिख रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट, जितना भी वेक्टर दिया हुआ रहेगा एक बड़ी पर लगता हुआ बहुत सारा मान लिया फोर्सेज है, तो जितना भी फोर्सेज है सबका आप एक्स कंपोनेंट निकालिए, सबका समेशन कर दीजिए तो आपको सिग्मा एक्स निकल जाएगा। सेकेंड में आइए कि फाइंड आउट सिग्मा बाई। हाँ, सिग्मा बाई बच्चों आप समझ गए होंगे कि सम ऑफ ऑल द बाई कंपोनेंट्स, यानी जितना भी बाई कंपोनेंट्स है सबको निकालकर ऐड कीजिए। ये हमारा दो स्टेप हुआ और थर्ड स्टेप में है कि अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो फॉर रिजल्टेंट अगर रिजल्टेंट हम निकालना चाहते हैं तो लगाएंगे आर बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा सिग्मा बाई स्क्वायर। इससे क्या होगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब डायरेक्शन निकालने के लिए एंड करके लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स। तो एक फार्मूला ये याद रखना है और एक फार्मूला ये याद रखना है। अब इससे क्या होगा कि देखिए वेक्टर का चैप्टर का क्लियरेंस लगभग मिल गया कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स आ जाए, टू वेक्टर आ जाए, मोर देन टू वेक्टर्स आ जाए। हमारा टू वेक्टर्स रहेगा तो दो रूल हो जाएंगे, एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, एक ये भी लगा सकते हैं। लेकिन एक से दो से ज्यादा हो, 10 वेक्टर हो एक ही बड़ी पर, तो उसके लिए आपको हर हालत में यही लगाना है। अब इस चैप्टर का लास्ट चीज है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, देखिए इसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना उसको आता है, लेकिन इसका डायरेक्शन निकालना मेन होता है। तो चलो बच्चों हम इसको थोड़ा क्लियर करें कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या करना है। देखिए अगर मान लिया आपको दिया हुआ है कि एक वेक्टर मान लिया कि हमारा ये इधर है और दूसरा वेक्टर मान लिया कि बी इधर है और ये एंगल थीटा बना रहा है और आपसे पूछा गया है कि ए माइनस बी बताइए, यानी ए माइनस बी का मॉडुलस भी बताना है तो इसका डायरेक्शन भी बताना है। तो टू फाइंड मैग्नीट्यूड अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉडुलस ए माइनस बी अगर करना है तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत आसान है, लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए कि टू फाइंड डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, और आप जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज नथिंग बट चेंज इन टू वेक्टर्स या चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन निकालना हो तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको आना चाहिए, और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर निकालना हो तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आपको आना चाहिए। और इसके लिए ही हमने हेडिंग दिया है कि टू फाइंड डायरेक्शन, जिसमें आपके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है कि पहला स्टेप है कीप वन ऑफ देम एज यूजुअल, मतलब जैसे है वैसे आप रखिए किसी एक वेक्टर को। और ये डिसीजन आप कैसे लेंगे, तो पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़िए कि आपको ए माइनस बी निकालना है कि बी माइनस ए निकालना है, पहले इसको आप समझिएगा। तो ए माइनस बी अगर निकालना है तो वेक्टर ये जैसे है वैसे रहने देंगे, लाइक दिस कि वेक्टर ये ऐसे है तो इसको ऐसे छोड़ दिए। ये था मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आइए,
दूसरा स्टेप में है कि प्लेस सेकेंड वेक्टर on the head of first vector by rotating it through 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से घुमाइए आप सेकंड वेक्टर को और आप इसके हेड पर लाकर रख दीजिए। तो प्लेस सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर बाय रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री लाइक दिस। कि पहला वेक्टर तो हमारा ये ऐसे था ही, दूसरा वेक्टर जो हमारा इधर था उसको ऐसे घुमाना है, मतलब उल्टा एकदम कर देना है। जस्ट देखिए जो वेक्टर इधर था उसको मैंने 180 डिग्री से इधर घुमा दिया और व्हेन एनी वेक्टर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री देन इट बिकम्स नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -b। और ये एंगल थीटा था तो ये एंगल हो जाएंगे थीटा। थीटा पर आपको स्पेशल केयर रखना है। अब थर्ड में क्या कीजिएगा कि ज्वाइन टेल टू हेड along हेड, ये थर्ड स्टेप है जिसमें आपको हमने लिखा है कि ज्वाइन टेल टू हेड along हेड। इसका मतलब कि ये हमारा टेल है और ये हमारा हेड है, तो इसको यहाँ से आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे और यही आपका आ जाएगा वेक्टर a - b। तो बच्चों क्या है ना, एक बार फिर से कि सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने 3 स्टेप बताया है कि पहले किसी एक को जैसे वैसे रहने दीजिए। अब उसके लिए आपको a - b निकालना है कि b - a निकालना है। अगर a - b निकालना है तो a को जैसे वैसे रहने दीजिए, अगर b - a निकालना है तो b को जैसे वैसे रहने दीजिए। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है कि सेकंड वेक्टर को 180 डिग्री से घुमाकर उसके हेड पर लाकर रखना है फर्स्ट वेक्टर का, जो कि फोटो में दिखाया गया है। थर्ड स्टेप था कि टेल टू हेड आपको ज्वाइन कर देना है एलोंग दी हेड, जिससे -b निकल जाए। अब देखिए आईटी का ही एक क्वेश्चन और मेडिकल का क्वेश्चन है कि बार बार पूछता है कि एक बॉडी हमारा जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ईस्ट की ओर, कि सडनली इन्हें परपेंडिकुलर टर्न लिया है विथ सेम स्पीड, यानी कि ऐसे चला गया 10 मीटर पर सेकेंड से विदाउट चेंज इन स्पीड। तो ये हमारा v1 है, ये हमारा v2 है। अब आपसे पूछा गया है कि चेंज इन वेलोसिटी का क्या होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स क्या हुआ कि सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। और बच्चों ये भी याद रखना है कि पूरे फिजिक्स में कहीं भी चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल करना है, तो ये हो जाएगा v2 - v1 एक्सेप्ट ओनली, पूरे फिजिक्स में एक जगह आपको छोड़कर कि बर्डन निकालना होता है ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां लिखाता है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। लेकिन इसको अगर छोड़ दें तो पूरे फिजिक्स में चेंज जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो देखो वहाँ क्वेश्चन मैंने डाला है कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉडी जो है अगर ईस्ट में जा रहा था और सडनली परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लिया है विदाउट चेंज इन स्पीड, तो वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम है कि 90 डिग्री पर है तो सब्ट्रैक्शन एडिशन तो बराबर होते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो 10√2 आ जाएगा। लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होंगे ये जानने के लिए हमने कहा था कि पहले एक वेक्टर को जैसे वैसे रहने दीजिए। इसका मतलब यहाँ v2 - v1 निकालना है, तो v2 को जैसे है वैसे रहने देंगे तो ये हो गया v2। अब मैंने कहा था कि जो सेकंड वेक्टर है, देखिए फर्स्ट वेक्टर मेरा बन गया, सेकंड वेक्टर ये बन गया है, तो इसको 180 डिग्री से घुमाकर उसके हेड पर ले जाकर रखना है। तो ये हमारा इधर हेड पर रख दिए तो ये हो गया -v1, क्योंकि 180 डिग्री घुमाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। अब हमने कहा था टेल से हेड को जोड़ दीजिए, तो टेल से हेड को ऐसे जोड़ दिए तो ये हमारा अलोंग द हेड लिखा हुआ था, तो इधर हो जाएगा हमारा v2 - v1। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इधर हमारा ईस्ट था, इधर हमारा वेस्ट था, इधर हमारा नॉर्थ था, तो फाइनल डायरेक्शन जो इसका आया वो नॉर्थ वेस्ट में आया। नॉर्थ वेस्ट क्यों बोल दिए, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। जब tan थीटा निकालेंगे तो 1 आएगा, थीटा 45 डिग्री आएंगे, और अगर 45 डिग्री होगा तो बीच में हाइफन देना होता है। तो आंसर वहाँ कौन सा होगा चार चॉइस में, एक हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड और नॉर्थ वेस्ट जिसमें लिखा हुआ रहेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो वेक्टर चैप्टर में मेरे विचार से आप इतना नॉलेज अगर रखते हैं तो वेक्टर चैप्टर में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यूनिट डायमेंशन हो गया, वेक्टर हो गया। अब चलिए जरा अगला चैप्टर में चलते हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स का समरी करते हैं कि काइनेमेटिक्स में हमको क्या चाहिए। थर्ड चैप्टर मेरा जो है वो है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में क्या क्या यूनिट होता है, तो हो गया कि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन,
या मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख देते हैं कि मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको आप लोग वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। तो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पहला हो गया, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन के रूप में ही ले रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी, ये मेरा सेकेंड यूनिट है। थर्ड में हमारा होता है प्रोजेक्टाइल। आप प्रोजेक्टाइल में आप जानते हैं कि 3 तरह का यूनिट होंगे। एक हमारा होगा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल आजकल कंपटीशन में थोड़ा टेढ़ा करने के लिए इसका यूज किए जाते। दूसरा हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, जिसको आप लोग काफी फेमिलियर हैं इसके साथ, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और थर्ड में मेरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो 3 तरह के प्रोजेक्टाइल होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा यूज जो होगा वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जो कि आप इसके साथ काफी फेमिलियर हैं, लेकिन कंपटीशन आजकल इस पर नजर रखता है। और एक हमारा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। उसके बाद और इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है रेनफॉलिंग प्रॉब्लम। रेनफॉलिंग प्रॉब्लम जो कि पूरे कंपटीशन के इतिहास में देखिएगा कि हमको लगता है कि 20 साल में एक बार आता है, तो 20 ईयर्स के बाद एक बार आता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका नहीं है। और उसके बाद है स्विमर्स प्रॉब्लम। तो इन लोग पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देना कि स्विमर्स प्रॉब्लम हो गया, हम स्विमर्स प्रॉब्लम लिखा हुआ है, रेनफॉलिंग प्रॉब्लम लिखा हुआ है। उसके बाद ग्राफ से क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक रहता है ग्राफ, तो ग्राफ से क्वेश्चन रहता है। देखिए सबको हमको जो है कंट्रोल करना है, कैसे मिनिमम नॉलेज रखें। तो मेरा मानना है कि आप चूंकि 9th क्लास में पहली बार आपने इसको पढ़ा, तो ये दोनों में आप लाख माथापत्ति अभी आकर कर लें। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एच स्क्वायर एस इक्वल टू वीटी वी बराबर यू प्लस एटी, जो करना है आप कीजिए, लेकिन मेरे विचार से भी देखने लायक का समय नहीं है। मोशन और ग्रेविटी, इसमें भी कुछ करने लायक आपको नहीं है। तो ये दोनों पर ध्यान हटाएं, ये दोनों जल्दी आता नहीं है, तो इस सबसे भी हटाइए और केवल मेन मुद्दा पर आ जाइए, प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल में इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पर बहुत ज्यादा भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना, हमको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल सबसे पहले हम ले रहे हैं। और इसको अगर क्लियर रखते हैं तो थोड़ा सा आप कंसिडरेशन इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का देखिएगा तो आ जाएगा आपको। तो मेरे विचार से काइनेमेटिक्स चैप्टर में हमको क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन का कोई कंसेप्ट हमको नहीं याद रखना है, उतना आपको ऑलरेडी मालूम है कि सब फार्मूला 9th क्लास से फेमिलियर है। अगर आप अभी परिवर्तन भी करना चाहेंगे तब भी संभव नहीं है। मोशन और ग्रेविटी में भी वही हाल है, आप पढ़े या ना पढ़े, होल में वही लगाएंगे जो आप पहले से जानते हैं। रेनफॉलिंग प्रॉब्लम कोई जरूरत अभी नहीं है, स्विमर्स प्रॉब्लम में की कोई जरूरत नहीं है। बच गया प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम ले रहे हैं सबसे पहले कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल अगर याद रखते हैं तो इस चैप्टर में हमको ज्यादा कुछ माथापच्ची करते हुए नजर नहीं आता है। तो हेडिंग दे देंगे कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, और इसमें क्या करना है जो सुनिए, मतलब ले लेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में बच्चों को लगता है कि बहुत जटिल जटिल प्रॉब्लम रख सकते हैं, रहता भी है, मिक्सिंग करता है, जैसे कोलिजन चैप्टर का मिक्सिंग कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दे सकता है। तो इस टाइप का मिक्सिंग होगा तब तो टेढ़ा होगा, लेकिन पहले सीधा कंसेप्ट हम एकदम क्लियर रखें। और इसके लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं, उस डायग्राम को आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए एक डायग्राम है कि एक बॉडी है जिसका मास मान लिया हमने m लिया है, और इसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ, एक स्पेशल केयर अबाउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कि हमने हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि इधर एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, और ये हमारा बाई एक्सिस हो गया। यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। अब इसका 2 कंपोनेंट होंगे, इधर जो यू एक्स आएगा वो हमारा यू कॉस थीटा हो जाएगा, इधर जो हमारा यू वाई आएगा वो हमारा यू साइन थीटा हो जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इसका नाम है ट्रेजेक्ट्री, इसका नाम लिख देते हैं कि ट्रेजेक्ट्री जो पैराबोलिक है। तो ट्रेजेक्ट्री थोड़ा सा पूरे में लिखते हैं, TRAJECTORY, यानी पूरा जो है ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। ये जो आप मैक्सिमम हाइट देख रहे हैं, ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको हाइट के नाम से ही जानते हैं।
और इसका फार्मूला भी है कि एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी तक जाने में जो समय लगता है, इसे हम लोग टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। और टाइम ऑफ एसेंट जो हमारा होता है वो यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी होता है। फिर टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी से स्ट्राइकिंग पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और टाइम ऑफ डिसेंट और एसेंट बराबर होते हैं, इसलिए इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होंगे जीरो होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज सेम रहता है, इसलिए वी एक्स बराबर जो हो जाएगा यू एक्स हो जाएगा, और ये हमारा यू कॉस थीटा बराबर होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों सेम रहता है? क्योंकि जी नीचे की ओर लग रहा होता है, जिसका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं होता है, और विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन देयर इज नो चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी, सो स्पीड रिमेन सेम। हम जितना वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं उतना ही वेलोसिटी से रिटर्न होता है, तो यहाँ भी यूं होंगे। जितना एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं उतना ही एंगल पर ही आता है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहते हैं। अब इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हमारा आ जाएगा यू कॉस यू साइन थीटा, इधर आ जाएगा हमारा यू कॉस थीटा। ये जो ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हैं उसका एक इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन तो हमारा ये होता है, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो पैराबोलिक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस, इसको हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। रेंज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से यहाँ तक रेंज हो गए। जो इसमें टाइम लगा है, जो इसमें टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। पहले तो इतना आप क्लियर रखिए, उसके बाद आपको कुछ कुछ फार्मूला डाल देना है, कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट डाल देना है, जो कि हम इसमें डाल रहे हैं कि आर इक्वल टू होता है 4h cot थीटा, आर इक्वल टू होते हैं 4 अंडर रूट h1h2, आर इक्वल टू होते हैं हाफ जी t1 t2। जहां स्पेस रहता है उसको डाल रहे हैं। फिर आर मैक्सिमम जो होता है वो 2h प्लस आर स्क्वायर बाई 8h होता है, ये भी डाल दिया मैंने। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक और फार्मूला डाल देते हैं इसी जगह बगल में, कि y बराबर हो जाएगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर। अब देखिए, ये लगभग फार्मूला आपका तैयार हो गया, कि जो फार्मूला स्टैंडर्डाइजेशन में हमको चाहिए था उतना फार्मूला हो गया। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में एक फार्मूला याद रखना है, और इसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, के लिए हम एक प्रॉब्लम डालते हैं। तो ये एक डायग्राम आपको क्लियर रखना है, उस पर एक प्रॉब्लम आपको बना लेना है, और इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को गुड बाय कर देना है। क्योंकि फिर जो हॉल में आएगा वो आपके थिंकिंग पावर में रहेगा ये सब, इसलिए वहां पर मदद मिलेगी। तो बच्चों क्या है ना, कि एक प्रॉब्लम के साथ इसको डील करते हैं, कि एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसी प्रॉब्लम में हम बहुत सारा प्रॉब्लम डालकर इसके कंसेप्ट को क्लियर रखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि a body of mass m is equal to 1 kg is projected in air at an angle theta is equal to 30 degree with the horizontal. तो एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, उसको 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। आगे अभी लिख रहे हैं स्टेटमेंट में कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u is equal to 10 meter per second, take g is equal to 10 meter per second square and give the answer
ऑफ द फ्लाइंग क्वेश्चन। देखिए फिर वही जैसे वेक्टर में मैंने अभी दिखाया उसी टाइप से फिर लेंगे कि एक प्रॉब्लम ले लिए गए हैं और उस पर ढेर सारा प्रॉब्लम कर दीजिए। तो ये यूनिट मैंने जानबूझकर इस वीडियो को लाया है कि ताकि आप समरी कर सकें, और अभी समय है कि जितना मिनिमम से मिनिमम नॉलेज आप रखें उसी से सफलता मिलती है बच्चों। ये नहीं होता है कि जो चीज हम नहीं भी जानते हैं लास्ट पीरियड में उसको सीख रहे हैं, उससे कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, इसमें ए नंबर में प्रॉब्लम है कि फाइंड द रेंज, एकदम जीरो से चलना है कि फाइंड द रेंज, फाइंड द मैक्सिमम हाइट या फाइंड द हाइट। सी नंबर में फाइंड द मैक्सिमम रेंज। डी नंबर में है कि फाइंड द टाइम ऑफ एसेंट। ए नंबर में है फाइंड द टाइम ऑफ डिसेंट। एफ नंबर में है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो गया कि रेगुलर वे में जो छोटा छोटा क्वेश्चन था उसको मैंने डाल दिया है। आइए एथ नंबर में फाइंड द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी टू द ग्राउंड, यानी फाइंड द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। आप समझ रहे होंगे कि ग्राउंड पर ही जाकर स्ट्राइक करेगा या सेम लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। आई में आइए फाइंड द स्ट्राइकिंग एंगल। फाइंड द स्ट्राइकिंग एंगल। जे नंबर में आइए फाइंड द चेंज इन, फाइंड द चेंज इन linear momentum between arrival and departure। अराइवल एंड डिपार्चर। बच्चों समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं कि कितना मोमेंटम से गया फिर कितना मोमेंटम से लौट कर आया और उस दोनों में चेंजिंग निकालना है। जे नंबर में आइए, के नंबर में आइए फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, about point of projection when body is at the top of the trajectory। टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी जो आप देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में कि सेवरल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। एल में आइए फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम about point of projection, about point of projection when body is at the top of the trajectory। ये दोनों क्वेश्चन आईटी मेडिकल के हैं डायरेक्ट, और इस पर नजर रखनी है। एम नंबर में आइए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम इंटरवल, आफ्टर ए टाइम इंटरवल फर्स्ट में है इसमें डेल्टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। सेकेंड में है डेल्टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड यानी 1.0 सेकेंड। थर्ड में है डेल्टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड। और फोर्थ में है कि डेल्टी इज इक्वल टू 0.6 सेकेंड।
तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है जो कि एम नंबर में है। आइए एन नंबर में आते हैं। एन नंबर में आइए, फाइंड द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर ए टाइम इंटरवल फिर आप 4 क्वेश्चन इसमें डालिए। डेल टी बराबर 0.5 सेकेंड, डेल टी इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड, थर्ड में है डेल टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, और फोर्थ में है कि डेल टी इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। समझ गए होंगे बच्चों कि एक क्वेश्चन में अगर इतना क्वेश्चन हम कर जाएंगे तो हमको प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा बड़ा जो आया हुआ क्वेश्चन है आईटी में उसको आप देख लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। तो ओ नंबर में आइए, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम आफ्टर टाइम इंटरवल फर्स्ट में डेल टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, सेकेंड में डेल टी इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड, थर्ड में है डेल टी इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड, और फोर्थ में है डेल टी इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड। इस प्रकार से इतना क्वेश्चन हम बना लेते हैं और फार्मूला अगर याद रखते हैं तो प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट में हमको दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार आइए काइनेमेटिक्स में बता दें कि काइनेमेटिक्स में स्टेप लाइन मोशन में आप कुछ नहीं कीजिए क्योंकि 9th क्लास से आप लगातार करते आए हैं, और अभी कुछ कीजिएगा भी तो परिवर्तन नहीं होंगे, बहुत प्रॉब्लम बनाने की भी जरूरत नहीं है। मोशन और ग्रेविटी में भी आप कुछ नहीं कीजिए, कोई प्रैक्टिस नहीं कीजिए, कुछ नहीं, जो होगा हॉल में ही होंगे। उसके बाद रेन फॉलिंग प्रॉब्लम को आप कुछ नहीं करिए, अभी स्विमर्स प्रॉब्लम के लिए कोई कंसेप्ट नहीं रखिए, जो एक बार पढ़ लिए होंगे अपने लाइफ में उसी को ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद आइए प्रोजेक्टाइल में 3 तरह का प्रोजेक्टाइल है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। अगर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम क्लियर रखते हैं तो हमको ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को क्लियर रखने के लिए हमने एक डायग्राम दिया था उसको याद रखना है। उसका रेप को समय बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, ये एकदम क्लियर रहिए और इतना कॉन्फिडेंस के साथ हॉल में जाइए कि नहीं हमारा सब चीज पढ़ा हुआ है। फिर एक बार बच्चों समझा दें कि अभी समय काफी कम बचा है जेईई मेन और नीट में, और इसको अगर समरी हमने तैयार नहीं किया तो सफलता से हम कोसों दूर होते चले जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को मिनिमम नॉलेज ऑफ द यूनिट, यानी एक चैप्टर में कितना मिनिमम नॉलेज होना चाहिए वो हम क्लियर रखें। जो हम बता दे रहे हैं आपको करना क्या है घर में, ये मिनिमम नॉलेज याद रखना है, और आईटी जेईई का और क्या है ना कि नीट का क्वेश्चन आपको बना के रखना है। तो चलो बच्चों, क्या है ना 3 चैप्टर मैंने अभी तक किया है, उन्हीं डायमेंशन हो गया, वेक्टर हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे में हमारा चैप्टर है जो इस वीडियो में आएगा वो हमारा 5 चैप्टर का समरी था, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है उसमें हमारा परसों आएगा, और उस वीडियो में आएगा सर्कुलर मोशन, एसएचएम एंड साउंड, और उम्मीद करें कि उस वीडियो का भी इंतजार आप जरूर करेंगे। तो आइए, लास्ट यूनिट इसका है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, जिसको हम लोग काइनेटिक्स चैप्टर कहते हैं। चैप्टर का नाम होता है काइनेटिक्स। इसमें 2 यूनिट होता है, एक हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और दूसरा में हमारा होता है फ्रिक्शन। तो चैप्टर का नाम काइनेटिक्स, इसके 2 यूनिट, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और एक फ्रिक्शन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मिनिमम नॉलेज हमको कितना चाहिए, तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहले तो सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एफ एक्सटर्नल आई इक्वल टू हमारा है डीपी बाई डी, और इसी को जब हम करते हैं तो एम डी वी बाई डी और प्लस होता है भी डी एम बटा डी। तो पहले तो आपको इस पर कंट्रोल रखना है, यानी सेकेंड लॉ को क्लियर रखना है। थर्ड लॉ में नॉर्मल रिएक्शन की जानकारी दी जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन ये हमको चाहिए, और इसके बाद इसमें हमको सीडो फोर्स चाहिए, मतलब सीडो फोर्स जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आता है।
तो सीडो फोर्स हमको चाहिए। और आप जानते हैं कि इसकी दुनिया जो होती है वो पुल्ली से होती है, लेकिन पुल्ली अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, स्प्रिंग ले रहे हैं और एक हम लिफ्ट दे रहे हैं, और तब हमारा ये होता है पुल्ली। लेकिन बच्चों इसको आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, अगर 20 साल का भी आप देखते हैं, 40 साल का भी आप देखिए, तो पुल्ली से क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा समय दे देते हैं, एक से एक प्रॉब्लम हम डील करने लगते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पुल्ली को छाट कर चलेंगे कि पुल्ली से क्वेश्चन नहीं आता है, इसके उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो हमारे पास 4 मुद्दा होंगे न्यूटन मोशन में, एक सेकंड लॉ होगा, फिर नॉर्मल रिएक्शन होंगे, फिर सीडो फोर्स होंगे, स्प्रिंग होंगे, लिफ्ट होंगे। फ्रिक्शन चैप्टर में तो आप जानते हैं कि इसमें तो ओनली वन फार्मूला होता है कि F बराबर म्यू एन, और इसी का एप्लीकेशन पूरा करना होता है। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स का महत्व होता है कि आप प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। तो F बराबर म्यू एन एक फार्मूला होगा, फिर प्रॉब्लम्स की ही दुनिया होगी, समरी में भी प्रॉब्लम्स ही डालना पड़ेगा, कुछ आपको खास प्रॉब्लम जानने पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले ये सब का नॉलेज लेते हैं कुछ। तो पहला मेरा है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, और सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में देखिए हेडिंग में यही है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी, ये हेडिंग हम बना कर रखें। तो आपको क्या करना है, एक समरी नोट इसका बनाना है कि जैसे एफ एक्सटर्नल हो गया हमारा डीपी बाई डी, इस पर भी प्रॉब्लम डायरेक्ट रह सकते हैं और छोटा छोटा प्रॉब्लम नीट में आते रहते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम डीपी को निकालते हैं तो डीपी बराबर हो जाएगा एफ एक्सटर्नल आई इंटू हो जाएगा डी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इधर हो गया हमारा पी आई, इधर हो जाएगा पी एफ, फाइनल लीनियर मोमेंटम है, इस पर भी वेक्टर हम डाल दे रहे हैं, इधर हो जाएगा T1, इधर हो जाएगा T2। अब यदि इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्सटर्नल और इनटू हो जाएगा T2 माइनस T1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं, यानी लीनियर इम्पल्स है। तो इस पर आजकल ट्रेंड चल रहा है कि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बच्चों याद रखना है कि लीनियर मोमेंटम जो होता है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वही हमारा इम्पल्स के बराबर होता है। और ऐसे इम्पल्स का फॉर्मूला होता है कि फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। तो इसको याद रखना है। इसी में सपोर्ट है कि अगर फोर्स टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है, चाहे जिस फॉर्म में रहे, मान लिया हम कोई फॉर्म ले रहे हैं कि जैसे ऐसे एक लाइन खींच दिए, अब ये हमारा T1 T2 हो गया। अब अगर आपसे इम्पल्स पूछता है या चेंज लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछता है, तो इसका आप खाली एरिया निकाल देंगे। तो आपको अगर लीनियर इम्पल्स निकालना है कि लीनियर इम्पल्स कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट केवल ये आप निकाल देंगे तो लीनियर इम्पल्स निकल जाएगा। तो एक कंसेप्ट तो हमको ये याद रखना है, जो कि अभी ट्रेंड चल रहा है, और हम समरी में केवल ट्रेंड पर ही नजर रखे हुए हैं कि भाई किस टाइप से हम आगे बढ़े। चलिए दूसरा में कि एफ एक्सटर्नल बराबर डीपी बाई डी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि डी बटा डी और लीनियर मोमेंटम जो कि एम भी होता है, अब इसको हम लोग कर सकते हैं कि एम डी वी बाई डी आप प्लस हो जाएगा भी डी एम बटा डी। फार्मूला आपको पूरा याद रखना है कि एफ एक्सटर्नल का फार्मूला जो होता है वो इतना होता है। और इसी से दो स्टेप आएंगे कि अगर आपको कांस्टेंट मास का दे दिया जाए कि कांस्टेंट मास के लिए निकालना है, तो बच्चों जानते हैं कि अगर कांस्टेंट मास रहेगा तो डीएम बटा डी टी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ हट जाएगा। आप फार्मूला में केवल रहेगा एफ बराबर एम डी वी बाई डी टी, या इसी को कहेंगे एम भी डी वी बटा डी एस, जो कि कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम कहीं भी रहेगा अगर फोर्स पर बेस्ड, तो इसको यूज करने के लिए होंगे। दूसरा हो जाएगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी अगर रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पर से जो फार्मूला आ जाएंगे, देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा भी डी एम बटा डी टी। और बच्चों ये क्या कहलाता है, तो लो अल्टीट्यूड रॉकेट के लिए थ्रस्ट कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई हमको कांस्टेंट वेलोसिटी रहे तो कौन सा फार्मूला लगाना है, कांस्टेंट मास रहे तो कौन सा फार्मूला लगाना है। लेकिन एक शब्द मैंने लिखा है कि ये बराबर भी डी एम बटा डी टी जो होता है वो थ्रस्ट कहलाता है। तो लो अल्टीट्यूड रॉकेट पर भी प्रॉब्लम आते हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं कि फॉर लो अल्टीट्यूड रॉकेट
फॉर लो अल्टीट्यूड रॉकेट अगर इसका प्रॉब्लम बनाना है तो देखिए, टू लिफ्ट द रॉकेट, टू लिफ्ट द रॉकेट, अगर रॉकेट को जस्ट लिफ्ट करना है ऊपर की ओर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, mg बराबर हो जाएगा v dm बटा dt, डायरेक्ट लगाएंगे। लेकिन टू एक्सलेट द रॉकेट, अगर एक्सलेट इसको करवाना है, अगर इसको एक्सलेट करवाना है तो mg आप प्लस ma आप बराबर हो जाएगा v dm बटा dt। तो ये सब प्रॉब्लम आजकल आ रहे हैं कि अगर रॉकेट को जस्ट लिफ्ट करवाना हो तो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ द फ्यूल कितना है, उसका वेलोसिटी क्या है, प्रोडक्ट करके आप फोर्स निकालेंगे, उसके वेट के बराबर करेंगे। अगर एक्सलेट करना है ऊपर की ओर तो mg प्लस ma करेंगे आप, और फिर वही होगा कि v dm बटा dt। तो इतना कम से कम सेकेंड से हमको याद रखना जरूरी है। तो इतना करके समरी आप रखिए, इस पर आजकल ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। उसके बाद चलिए आगे बढ़िए, थर्ड लॉ में हम चलेंगे। और थर्ड लॉ में एक वर्ड है नॉर्मल रिएक्शन, जिस पर हमारा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका नॉर्मल रिएक्शन रहेंगे उतना ही आपका फ्रिक्शन अच्छा होगा। तो इसको एम से दिखाते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, एक बॉडी हम ले रहे हैं जिसका मास सेम है, और ये मान लिया कि रफ सरफेस पर रखा हुआ है, रफ सरफेस अभी हम ले रहे हैं, और इस पर एक फोर्स लगाया गया है, चलाने के लिए कोशिश की गई है चलाने का, लेकिन चला नहीं। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, वेट हमारा mg इधर है, और नॉर्मल रिएक्शन इधर दिखा रहे हैं, लेकिन ये हमारा एक दिखाना है टोटल रिएक्शन। देखिए, T इज द टोटल रिएक्शन, लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फोटो में आप क्लियर रखिए कि नॉर्मल रिएक्शन का जन्म कैसे हुआ है। तो जब भी किसी बॉडी को हम किसी सरफेस के कांटेक्ट में रखते हैं तो एक टोटल रिएक्शन डेवलप होता है। टोटल रिएक्शन का दो कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट इन अगेंस्ट ऑफ द वेट जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, इन अगेंस्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स लगते हैं। तो टोट हेयर करके लिख दें कि हेयर टी बराबर होता है अंडर रूट एन स्क्वायर अब प्लस होता है एफ स्क्वायर। अब अगर स्मूथ सरफेस है, और स्मूथ सरफेस, अगर सरफेस स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शन गायब हो जाएंगे, कि फॉर स्मूथ सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स गायब होंगे और टी बराबर एन हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन का जन्म कैसे होता है। अब आइए इसी को थोड़ा सा आगे तीन प्लेन के लिए हम दिखा दें, कि मान लिया कि हमारा एक प्लेन हॉरिजॉन्टल है ऐसे, तो एम है तो एम जी इधर हो गया, नॉर्मल रिएक्शन एन इधर हो गया। अब देखिए, अगर हमारा बॉडी रेस्ट में है रखा हुआ, तो बॉडी इन रेस्ट और इन मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है या रेस्ट में रखा हुआ है तो एन बराबर हो जाएंगे एम जी। इसीलिए कहा गया था कि एक्शन रिएक्शन का पेयर जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में अपोजिट होता है डायरेक्शन में। अब अगर हमारा एम जी ग्रेटर देन एन हो गया, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो बॉडी इज ड्रैग्ड इनटू द सरफेस, ड्रैग्ड इनटू द सरफेस। दलदल में ऐसा होता है कि यदि आपका वेट ज्यादा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन पूरा प्रोवाइड नहीं हो पाया, तो बॉडी जमीन में धंस जाएगा। लेकिन इसी में एक लिखना है कि एन इक्वल टू जीरो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हर जगह प्रॉब्लम बनाने के लिए, कि व्हेन एन इक्वल टू जीरो देन बॉडी लीव्स द कॉन्टेक्ट, देन बॉडी लीव्स द कॉन्टेक्ट। तो थोड़ा सा याद रखना है प्राइमरी बातें, ये सब बेसिक हैं जिसको आपको क्लियर रखना पड़ेगा, और ये तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम बनाने में आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये तीन बातें आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस से याद रखना है। आइए अगला चलते हैं इंक्लाइन प्लेन के लिए, जिसको हम बेज के फॉर्म में भी लेते हैं। तो दूसरा हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे हम डाल रहे हैं, एक बेज के फॉर्म में ही डाल रहे हैं कि ये हमारा थीटा है और एक बॉडी हमारा एम यहाँ है। अब इसका नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है, तो एम जी नीचे की ओर हो गया, ये हमारा जो है ऐसे एक लाइन खींच दी है जो कि एक्शन रिएक्शन के लिए ऑन द इंक्लाइन प्लेन है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएंगे, इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा,
और इधर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन बच्चों के बीच में एक समस्या आती है कि सर mg को ही आपने कंपोनेंट में क्यों तोड़ा, जबकि अगर आप चाहते तो इसको ऊपर उठा के ये थीटा होता तो इनका भी दो कंपोनेंट आप ले सकते थे। तो इसका क्लियरेंस दे देते हैं फॉर इंक्लाइन प्लेन। फॉर इंक्लाइन प्लेन यानी इंक्लाइन प्लेन के लिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो mg splits into component, mg splits into components here n इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा। तो प्रॉब्लम बनाने वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो mg को हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। लेकिन बच्चों अलर्ट भी रहना है, जो कि आईटी का क्वेश्चन भी हो जाते हैं कि फॉर बेज, देखिए इसी का नाम है बेज। तो फॉर बेज ये याद रखना है कि फॉर बेज अगर पूरे ट्रायंगुलर शेप के बॉडी पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में तोड़ना है, जो कि इधर हम दिखा दे रहे हैं कि n cos थीटा है। तो हेयर n cos थीटा इक्वल टू हो जाएंगे mg, जहां से अगर n निकालते हैं तो हो जाएगा mg बटे cos थीटा। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको बेट को कब कंपोनेंट में तोड़ना है, नॉर्मल रिएक्शन को कब कंपोनेंट में तोड़ना है। तो अगर इंक्लाइन प्लेन पर कोई क्वेश्चन आ जाए बेस तो mg को दो कंपोनेंट में तोड़ना है, जहां से n बराबर mg cos थीटा आएंगे। लेकिन अगर बेस के लिए कोई बातें आ गई तब वहां नॉर्मल रिएक्शन अगर पूछा गया तो n को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, जहां से n बराबर mg बटे cos थीटा आएंगे। तो ये हमारा था इंक्लाइन प्लेन। एक प्लेन और लीजिए, एक प्लेन हमारा है वर्टिकल। जैसे मान लिया मास m है तो mg इधर है। अब अगर इधर से एक्शन होता है f का तो इधर से रिएक्शन मिले n का, और हेयर n बराबर होंगे f। तो नॉर्मल रिएक्शन में इतनी बातें आपको हर हालत में याद रखना ताकि फ्रिक्शन चैप्टर मेरा आसान हो सके। चलो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन करने के बाद अब इसमें प्रॉब्लम बनाने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है न्यूटोनियन प्रोजेक्शन लॉ। तो न्यूटोनियन प्रोजेक्शन लॉ इसको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए डिफरेंट व्यू सबका अपना अपना रहता है। न्यूटोनियन प्रोजेक्शन लॉ जो कि न्यूटन ने दिया था, और इसमें था कि टू सोल्व एनी प्रॉब्लम, टू सोल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और देखिए यही यदि आप क्लियर रखते हैं तो किरचॉफ लूप्स लॉ भी जो है ना एकदम सेम स्टाइल में है। बायोलॉजी का सारा सिस्टम भी इसी स्टाइल में। देखिए बायोलॉजी की भी पढ़ाई जो होती है न्यूटोनियन प्रोजेक्शन लॉ के अनुसार ही चल रही होती है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पर किरचॉफ का भी, अगर इसको सीख जाते हैं बढ़िया से तो किरचॉफ लॉ भी जानना बहुत आसान हो जाएगा कि लूप लेना है। तो पहले इसको ध्यान से सीखें कि टू सोल्व एनी प्रॉब्लम न्यूटन ने क्या कहा था। न्यूटन ने बोला सिलेक्ट ए सिस्टम। सबसे पहले आपको एक सिस्टम चुनना है कि सिस्टम में यहाँ हमारे इस चैप्टर के लिए जो सिस्टम होंगे वो मास होगा। मेनली यहाँ सिस्टम जो होंगे वो मास ही होंगे, जितना मास रहेगा उतना सिस्टम होंगे इस चैप्टर के लिए। ऐसे इसका बाय डेफिनेशन बर्कनरी पावर में हम समझाएंगे कि सिलेक्शन ऑफ सिस्टम जो होता है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड नेचर ऑफ द सॉल्वर। लेकिन यहाँ पर हमारा मास सिस्टम है तो सबसे पहले सिस्टम चुनना है। सेकंड में है कि कंसिडर ऑल द फोर्सेज, कंसिडर ऑल द फोर्सेज एक्ट, मतलब एक्ट ऑन ए सिस्टम, यानी जिसको सिस्टम चुने हैं उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है वो सारे फोर्सेस को दिखा दे। ये जब हो जाए आपको तो थर्ड में आइए कि ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। और तब आप चौथा स्टेप में है कि नेट फोर्स बराबर एम कीजिए। नेट फोर्स बराबर एम ए। अब एम में देख लीजिएगा, एक्स की तरफ जाएगा तो एम एक्स, वाई की तरफ जाएगा तो एम वाई। जो आप उसमें करना चाहिए तो चार स्टेप हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को बनाना चाहते हैं तो चार स्टेप हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड दो चार प्रॉब्लम आपको याद रखना चाहिए और दो चार कंसेप्ट भी इस पर हम ले जाएंगे, जिसमें इसका एप्लीकेशन में सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स है। सबसे पहला है कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन रहेगा कि एक हमारा बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, दूसरा बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है, इस पर एक फोर्स एफ लग रहा है।
तो हमसे पूछा गया कि दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। अब इसमें ही हम ये चारों पॉइंट को क्लियरेंस करते हैं कि सबसे पहले देखिए देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सेलरेशन, लेकिन हम कॉन्टैक्ट फोर्स को दिखाते हैं कि आपने बॉडी को मान लिया इस पर फोर्स लगाया तो ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये बॉडी इधर फोर्स लगा दिया जो कि एफ है, और ये एक्शन माना जाएगा तो इसका रिएक्शन इधर लगेगा जो कि हमारा एफ है, और दिस इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर हम प्रलोभ को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सिस्टम चुनना पड़ेगा, लेकिन हमको लास्ट में एमए करना है, तो हमको सबसे ज्यादा चिंता अक्लेशन को लेकर है, और अक्लेशन निकालने के लिए पहले हम दोनों का जो सिस्टम मानते हैं तो फॉर एम प्लस एम, यानी मास हमारा दोनों एक सिस्टम हो गया। और यदि एक सिस्टम दोनों हो गया तो इंटरनल फोर्स को हम नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, सीधे हम क्या करेंगे, फ्रीवेरी डायग्राम जब बनाएंगे तो एकदम सीधा बात करेंगे कि ये हमारा कैपिटल एम है, ये हमारा स्मॉल एम है, इधर से फोर्स एफ लगाए हैं, मान लिया इसका क्वेश्चन ए है, तो हम सीधे लिखेंगे एफ बराबर हो जाएगा एम प्लस एम इंटू ए, जहां से ये निकाल कर रखेंगे कि हो जाएगा एफ बटा एम प्लस एम। तो इक्वेशन निकालने के लिए दोनों बॉडी का जो सिस्टम मैंने मान लिया, अब कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए आप दोनों में से किसी भी सिस्टम को चुनिए, दोनों मास में से किसी को भी एक को सिस्टम चुनिए, प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप उसको सिस्टम में शामिल रखिए जिस पर कम से कम फोर्स लग रहा है। तो स्मॉल एम को गौर से देखिए, तो हम फॉर स्मॉल एम ले रहे हैं कि स्मॉल एम को अगर हम ऐसे रखते हैं तो इस पर ओनली वन फोर्स लग रहा है जो कि स्मॉल एफ है, तो और इसका क्वेश्चन इधर है तो बराबर एम ए हो जाएगा, और यहाँ से एम हो जाएंगे और उसका मान रख देंगे तो एम डिवाइडेड बाई हो जाएगा एम प्लस एम। सो कॉन्टैक्ट फोर्स निकल जाएगा। तो एक तो हमारा इसका एप्लीकेशन था कॉन्टैक्ट फोर्स पर, जो कि इसको लेकर हमने किया। दूसरा एप्लीकेशन में आइए, कि सेकंड एप्लीकेशन है। अब इसी पर बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन हमको समरी में इतना डाल दिए हैं। अब दूसरा हमारा लिफ्ट है। अब लिफ्ट है या एलिवेटर है या एस्केलेटर है, तीनों के लिए एक ही है फंडा। तो लिफ्ट लीजिए, एस्केलेटर लीजिए या एलिवेटर लीजिए, जिसमें दो केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें पहला केस हम ले रहे हैं कि अगर लिफ्ट हमारा जो है, ये हमारा लिफ्ट हो गया, ये बॉडी जिसका मास सेम हो गया, एम जी नीचे की ओर है, नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की ओर है, और लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा है एक्लेशन ए से। अगर एक्लेशन ए से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन का मान क्या होंगे, अपरेंट वेट क्या होगा, ये सब का इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। तो न्यूटोनियन प्रोजेक्शन लगाइए, एक ही सिस्टम है, और कैसे लगाते हैं इस पर, तो देखिए जिधर एक्लेशन का डायरेक्शन है उस फोर्स को पहले लिखिए, तो एन हो गया, जो अपोज कर रहा है उसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो एन माइनस एम जी हो गया, और दैट इज इक्वल टू एम ए कीजिए। तो ये कहलाता न्यूटोनियन प्रोजेक्शन लॉ का एप्लीकेशन, कि सबसे पहले एक्लेशन के डायरेक्शन को देखना है कि किधर है, उधर के फोर्स को लिखना है, जो विरोध कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और तब नेट फोर्स बराबर एम ए करना है। यही नेट फोर्स बन गया, एम ए के बराबर हो गए। तो यहाँ से एन निकालेंगे तो हो जाएगा एम जी प्लस एम ए। इसको अगर कॉमन लेते हैं तो जी प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन आएंगी, मतलब यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन आया कि इसमें हम कह सकते हैं कि अपरेंट वेट विल इंक्रीज, यानी अपरेंट वेट बॉडी का हमारा बढ़ गया, जो कि आप झूला पर चढ़ने वक्त आप महसूस करते होंगे कि जब झूला नीचे से ऊपर जाता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि अपरेंट वेट इंक्रीज किया है। और रिजल्टेंट एक्लेशन के रूप में यहाँ से निकालिए कि रिजल्टेंट एक्लेशन जो बन गया, रिजल्टेंट एक्लेशन ए हमारा जो आ गया, ए हमारा हो गया जी प्लस ए। तो बच्चों एकदम खास ख्याल रखना कि यदि नीचे से ऊपर हम जाते हैं तो रिजल्टेंट एक्लेशन विल बी जी प्लस ए। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमको ये आ गया कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो। दूसरा केस आप लीजिए कि हमारा लिफ्ट है, बॉडी मास सेम वही है, तो एम जी इधर लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन एन इधर लगेंगे, और ये लिफ्ट एक्लेशन ऐसे नीचे आ रहा है। बार बार शब्द हम बोल रहे हैं एक्लेशन नॉट रिटार्डेशन, क्योंकि रिटार्डेशन रहेगा तो साइन विल बी चेंज। अब यहाँ से हम इक्वेशन देखेंगे तो हमने ये बताया था न्यूटोनियन प्रोजेक्शन लॉ में कि जिधर एक्लेशन का डायरेक्शन है उस फोर्स को पहले लिखिए। तो यहाँ पर हम कौन सा फोर्स पहले लिखेंगे, तो एम जी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एन बराबर हो जाएंगे एम ए, और यहाँ से अगर एन निकालते हैं तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, और यहाँ से हम अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा जी माइनस ए। अब देखिए ये यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस कि हम लिफ्ट में या एवरीडे लाइफ में हम महसूस करते हैं कि झूला में जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो मन लगता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आने लगता है तो बहुत डर लगता है। और डर क्यों लगता है, इसका कारण यहाँ क्लियर है, जिसमें कुछ नोट हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि पहले तो हो जाएगा कि अपरेंट वेट विल डिक्रीज, अपरेंट वेट विल डिक्रीज।
और वेट जब घटेगा तो डर तो आपको लगेगा, जो फीलिंग होंगे आपको, और रिजल्टेंट एक्लेरेशन जो होंगे, रिजल्टेंट एक्लेरेशन ये जो हो जाएगा हमारा जी माइनस ए हो जाएगा। तो एकदम ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं तो रिजल्टेंट एक्लेरेशन जी माइनस ए, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जी प्लस ए। लेकिन इसी जगह थोड़ा सा आपको और केयर रखना है कि व्हेन ए बराबर जी, अगर गलती से लिफ्ट में अगर गलती से ए बराबर जी हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, तो देन एन इक्वल टू जीरो। और एन इक्वल टू जीरो का मीनिंग समझा चुके हैं कि बडी लिफ्ट द कॉन्टेक्ट। लेकिन एक बडी एक केस और लेना है कि व्हेन ए ग्रेटर देन जी, अगर एक्लेशन ग्रेटर देन जी हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा कि देन एन लेस देन जीरो, और अगर लेस देन जीरो हो गया कि दैट मीन्स बडी राइजेज अप अंडर ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एससी वर्मा में प्रॉब्लम भी है इस पर कि एक लिफ्ट है जो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, और आपसे पूछा गया है कि 0.2 सेकंड के बाद कितना हाइट पर रहेगा या क्या पोजीशन रहेंगे। तो बच्चों क्या है कि न्यूटोनियन प्रोजेक्शन लॉ में आपको याद रखना है कि फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट अ सिस्टम, कंसिडर ऑल द फोर्सेज, टेक ए फ्री बॉडी डायग्राम, और देन यूज द कंसेप्ट नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। अब चलिए, इसका मेन मुद्दा एक और होता है जो कि सीडो फोर्स होते हैं, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा सीडो फोर्स को अगर बढ़िया सब समझना चाहते हैं तो आसान तरीका तो यही है कि भाई कुछ प्रॉब्लम को हम करें, लेकिन एक प्रॉब्लम जो कि बहुत अच्छा है एससी वर्मा में, और उस प्रॉब्लम में क्या है उसी के जरिए आप सीडो फोर्स को समझिए। कि मान लिया कि हमारा एक जो है इंक्लाइन प्लेन है, या बेज कहिए कि एक बेज है जिसका मास सबको कैपिटल एम दिया हुआ है, और यहाँ पर एक मास स्मॉल एम रखा हुआ है। इधर एक पुल्ली लगा हुआ है, मतलब ये पुल्ली है, और यहाँ से जो है ना एक यहाँ पर पान लगा हुआ है जिस पर हम कुछ मास अपना रख सकते हैं। मान लिया कि एमडेस मैंने रखा है कि एमडेस मास हमारा है। देखिए एससी वर्मा के प्रॉब्लम का 33 नंबर न्यूटन मोशन का डायरेक्ट ले रहे हैं। अब इसमें स्टेटर पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम डैश एम रिमेन्स स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू बेज, मतलब बेज के रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी रहना चाहिए स्मॉल मास, इसके लिए एम डैश का मान कितना होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो सीडो फोर्स का कंसेप्ट आपको क्लियर रखना चाहिए, या अगर सीडो फोर्स को समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, फटाफट ऐसे करेंगे कि पहले तो इसको एम जी नीचे लग रहा है, इधर नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहे हैं। अब हम जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो इधर एक फोर्स आएगा जो कि एम जी कॉस थीटा हो जाएंगे। इधर जो फोर्स है एम जी साइन थीटा है, अभी दिखाने के लिए नहीं है, और इधर हमारा एम डैश जी हो गया। इधर टेंशन टी है तो इधर टेंशन टी है। अगर इसका कैलकुलेशन ये इधर है तो पूरे सिस्टम का कैलकुलेशन ये इधर है। अब इसी जगह आपको बच्चों समझना है कि सीडो फोर्स क्या है। अब देखिए, इसको जब सॉल्यूशन देने जाते हैं हम लोग तो पहले पूछा जाता है कि डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि आपको समझ में आया। सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है कि क्वेश्चन में क्या है कि डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी क्वेश्चन सीधा रहता है कि डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और ये भी एक प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसके बच्चे के जवाब जो होते हैं ना वो अजब अजब आता है। अब जैसे आंसर लिखना है तो बच्चा को जब पूछा जाता है कि डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, तो कहता है यस आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हमने पूछा कि क्या समझा, तो बोला देखिए सर एक बेज है जिसका मास सेम है, एक स्मॉल मास सेम है, इधर एमडेस है। हमसे पूछा गया कि एमडेस का मान कितना होता है कि स्टेशन रह जाए। अब देखिए बाबू, ये हिंदी हो गया किसी क्वेश्चन का, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि which one try to flip the body on inclined plane, so that is mg cos theta. So we have to find out equal and opposite force of mg sin theta, mg cos theta, and this is the understanding of the problem. तो आंसर में देखें कि we have to find out the opposite force of mg cos theta। क्यों इसको मैंने मुद्दा माना, क्योंकि स्लिप कराने में इसी का योगदान है। हमसे सेटर पूछ रहा है कि स्टेशनरी रहना चाहिए,
और mg cos थीटा उसको नीचे लाने पर गदम है। तो हम इसको क्या करते हैं ना कि हम अंडरस्टैंडिंग में डालते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट फोर्स ऑफ mg cos थीटा। लेकिन तुरंत क्वेश्चन होंगे कि हु प्रोवाइड दिस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दिस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी कि ये mg cos थीटा है, उसके इक्वल और अपोजिट फोर्स आएगा कहाँ से? तो न्यूटन की बात पर अगर हम चलते हैं तो न्यूटन ने बोला था कि भाई सिस्टम चुनिए। सिस्टम मैंने स्मॉल मास को चुना है। अब मान लिया कहता कंसीडर ऑल द फोर्सेज एक्ट ऑन इट, तो हमने वो दिखाया है कि mg cos थीटा mg sin थीटा नॉर्मल रिएक्शन है। अब अगर न्यूटन के सेकंड लॉ को देखें तो उसने पढ़ाया था कि F बराबर ma होता है। देखिए F बराबर ma होता है, इसका मतलब कि फोर्स की दिशा जो होता है एक्लेशन की ही दिशा में होती है। तो इस पर एक फोर्स अगर गलती से भी हम ma इधर लगा दें, अगर ma इधर लगा दें न्यूटन के स्टेटमेंट के अनुसार, तो इसका एक थीटा ये हो जाएगा, तो ma cos थीटा इधर आ जाएगा। अगर ma cos थीटा इधर आ जाएगा तो इसको स्लिप करने से कोई नहीं बचा सकता। सो यहीं पर साइंटिस्ट के मुंह से निकला कि काश ma अगर इधर नहीं लगकर अगर ma इधर लग जाता तो ये एंगल थीटा हो जाता और ma cos थीटा इधर आ जाता, और ma cos थीटा अगर इधर आ जाता, mg cos थीटा इधर था, सॉरी यहाँ mg sin थीटा होंगे, mg sin थीटा इधर था, इधर mg cos थीटा इधर था, सॉरी mg cos थीटा इधर था, mg sin थीटा इधर था। तो हम अगर यहाँ भी mg sin थीटा करना पड़ेगा कि mg sin थीटा इधर है। तो अगर mg sin थीटा के अपोजिट में एक फोर्स आ जाता है ma cos थीटा, तो ये कब आता? जब सीडो फोर्स लगता तब होता। इसका मतलब कि आंसर में सीधे आ जाएंगे ये सीडो फोर्स। तो बच्चों क्या है ना, सीडो फोर्स का एक झलक जो है फिर से एक बार समझा देते हैं कि क्वेश्चन में हमारा था कि एक बेज है, बेज पर एक बड़ी स्मॉल मास का है, स्मॉल एम का, और इधर एक पान लगा हुआ है और एक हमारा पुली लगा हुआ है जिसके साथ अटैच है। हमसे सेटर पूछा है कि एमडेस का मान क्या हो ताकि ये मास एम जो है ना रिमेन स्टेशनरी ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अब इसको करने के लिए हमने फटाफट पहले न्यूटन प्रोजेक्शन लॉ का इस्तेमाल किया है कि बेट mg इधर लगेगा, ये थीटा एंगल है तो mg cos थीटा इधर आएंगे, क्योंकि जिसके साथ एंगल रहता है उसके साथ फोर्स लगाते हैं, और mg sin थीटा इधर आएंगे। इंक्लाइन प्लेन पर बच्चों याद रखना है, क्योंकि पीछे मेरा थोड़ा गलती लिखा गया था कि mg sin थीटा होंगे, तो mg sin थीटा ऑलवेज आपको याद रखना है। अब अगर न्यूटोनियन प्रोजेक्शन लॉ के अनुसार एक्लेशन की दिशा अगर इधर है तो ma अगर इधर लगाते हैं तो ma का एक कंपोनेंट इधर ma cos थीटा आ जाएगा, इसका मतलब बॉडी नेचुरली स्लिप कर जाएगा। तो यहीं पर साइंटिस्ट ने बोला कि काश ma इधर नहीं लगकर इधर लगता, और काश लगाया क्योंकि सीडो मतलब कल्पना ही होता है, काल्पनिक फोर्स ही होता है। तो अगर मान लिया ma इधर लगाया तो ma का एक कंपोनेंट ma cos थीटा इधर चले जाएंगे। अब देयर इज ए चांस टू स्टॉप द बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन कि ma cos थीटा mg sin थीटा के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से ये निकलेगा, फिर प्रॉब्लम बन जाएगा। तो सीडो फोर्स का जन्म का एक कहानी ये था। अब इस पर प्रॉब्लम बेस्ड किस टाइप के आते हैं, तो प्रॉब्लम में आप जानते हैं कि एक तो कार वाला प्रॉब्लम रहता है फेमस, कि जैसे मान लिया कि ये हमारा एक कार है और इस कार में एक झूला ऐसे लगा हुआ है, और अगर इसको एक्लेशन ये इधर कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन इन द बॉक्स कितना होगा, थीटा का मान क्या होंगे, जिसके लिए फेमस रिलेशन आता है कि जैसे ये मान लिया mg इधर लग रहा है तो mg इधर लगा दिए, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो हमारा इधर ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब इधर टेंशन t है तो t cos थीटा इधर हो जाएंगे, और हमारा t sin थीटा इधर आ जाएगा। और एक सीडो फोर्स देखिए, जब आगे की ओर जाएंगे तो सीडो फोर्स इधर लगेगा जो कि ma इधर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से दो इक्वेशन तैयार करेंगे कि tan sin थीटा बराबर t sin थीटा बराबर ma हो जाएगा, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएंगे, और t cos थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएंगे। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक फेमस रिलेशन आएगा tan थीटा और a बटा g। तो यहाँ से हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो सीडो फोर्स को आप जरा क्लियर रखिएगा कि सीडो फोर्स क्या है। और उसके बाद बात रही पुल्ली की, जिसको हमने बार बार बोला है कि पुल्ली से ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन अगर हम एक पुल्ली का एग्जाम्पल देना चाहें, मतलब एक पुल्ली का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि पुल्ली में हमको क्या करना है। जैसे मान लिया लाइट पुल्ली होते हैं, अब एक बडी हमारा इधर है जिसका मास m1 है, एक दूसरा बडी जो इधर है जिसका मास हमारा m2 है, और एक्लेशन हमसे पूछा जाता है, टेंशन हमसे पूछा जाता है। तो देखिए क्या है कि m1 जी इधर लगेंगे, टेंशन t इधर लगेगा, इधर टेंशन t लगेगा, इधर m2 जी इधर लगेंगे, और इसका एक्लेशन इधर होगा, इसका एक्लेशन इधर होंगे। और ऐसा क्यों होगा कि एक्लेशन इधर साइड में क्यों बराबर होंगे, तो इसको थोड़ा सा समझा देते हैं कि एट एनी टाइम t मान लिया कि x पोजीशन इधर है और इधर मान लिया कि हमारा y पोजीशन है, तो जो केस हमको पढ़ना है यहाँ उसमें लिखा हो रहता है कि पुल्ली जो है वो लाइट है, कॉन्टेक्ट पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और स्प्रिंग जो है इनएक्सेसिबल है। देखिए तीन कंडीशन रहते हैं कि लाइट पुल्ली रहता है, एक तो लाइट पुल्ली के लिए ये सब होते हैं,
दूसरा हमारा क्या होता है कि स्प्रिंग जो होता है इनएक्सटेंसिबल होता है, यानी इनएक्सटेंसिबल, देयर इज नो चेंज इन लेंथ, तो ये हमारा इनएक्सटेंसिबल हो गया। और तीसरा मतलब होता है कि नो फ्रिक्शन एट कांटेक्ट। तो ये तीन कंडीशन के साथ हमको पढ़ना होता है, जिसमें ये स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। इसका फायदा हम पूरा उठाते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर हमारा कांस्टेंट है, जो कि स्प्रिंग इनएक्सेसिबल है, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर कांस्टेंट। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बटा dt प्लस हो जाएगा dy बटा dt इक्वल टू हो जाएंगे 0। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2x बटा dt स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा d2y बटा dt स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे 0। अब यहाँ से हम इसको किसका इक्वेशन मानेंगे, तो ये इक्वेशन हमारा m2 का होगा, क्योंकि x पोजीशन उसके लिए लिए थे। तो ये m2 प्लस हो जाएगा ये m1 इक्वल टू 0, और यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ m2 बराबर माइनस इक्वेशन ऑफ m1, यानी इक्वेशन दोनों का बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो इतना हमको नॉलेज इसका चाहिए। एक बार समझा दिए कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहीं बनाना है तो आप याद रखिएगा। अब प्रोजेक्शन ला लगाना है, तो अगर सिस्टम हम m1 मानते हैं तो हो जाएगा m1g माइनस टी बराबर हो जाएगा m1a। टेंशन आइदर साइड में क्यों इक्वल है, क्योंकि ये मासलेस है, कोई रिएक्शन डेवलप नहीं कर रहा है, तो टेंशन आइदर साइड में इक्वल है। तो बात द पुल्ली इसलिए है कि रिएक्शन फॉर्म होता है, एक्शन का, इसलिए उधर दिखाए गए। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा टी माइनस m2g बराबर हो जाएगा m2a, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। दोनों को सोल्व कर लेंगे, वहाँ सब्ट्रैक्शन टेंशन सब निकल जाएंगे। तो ये सब कंसेप्ट हमको इस चैप्टर का एकदम क्लियर चाहिए। और जब इतना हो जाए न्यूटन लॉ मोशन का, तब आपको क्या है ना कि स्प्रिंग पर नजर रखना चाहिए। तो स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग में दो केस होते हैं, एक हमारा इलोंगेशन है और एक हमारा जो है ना वो कंप्रेशन है। और मेन टेक्निकल टर्म जो इसका होता है, दोनों को रेगुलेट करने के लिए टेक्निकल टर्म जो है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, या इसी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस। याद रखना है कि ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस है। तो एक टर्म तो ये भी है। पहले के बारे में ही जानना होता है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले ये करते हैं कि चूंकि गामा इक्वल टू हम जानते हैं कि स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है, तब फोर्स बटा एरिया डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ बटा लेंथ। अब यहाँ से हो जाएगा एक एल बटा हो जाएगा एक, और यहाँ से एफ इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा गामा ए डिवाइडेड बाई एल इंटू हो जाएगा एक्स, और इसी की तुलना ये बराबर के एक्स से की जाती है। तो देखिए के यहाँ से निकला है, तो के बराबर हो जाएगा गामा ए डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ से दो रिजल्ट आए हैं कि के वैल्यू जो होता है ए होता है और के वैल्यू जो होता है 1/L होता है। तो इतना नॉलेज आपको स्प्रिंग कांस्टेंट पर चाहिए। और उसके बाद आप याद रखिएगा कि एलोंगेशन का केस अगर है तो ये बराबर माइनस के एक्स होता है, अगर कंप्रेशन का केस है तो ये बराबर जो होते हैं वो हमारा प्लस के एक्स होता है। तो एक नॉलेज तो स्प्रिंग का बेसिक नॉलेज आपको ये चाहिए कि हमारा कंप्रेशन में प्लस के एक्स, इलोंगेशन में माइनस के एक्स। और मेन हमको फार्मूला ये चाहिए कि के का वैल्यू क्या होता है और के किन किन बातों पर निर्भर करता है। गामा इज द यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस हमारा स्प्रिंग का फिक्स होता है कि किस मटेरियल का बना हुआ है, और यहाँ से दो रिजल्ट आते हैं कि के वैल्यू ए, के वैल्यू 1/L। तो चलो बच्चों, इतना हमको स्प्रिंग पर कम से कम नॉलेज चाहिए। इसी में एक और मेन टॉपिक जो हमारा इसमें है स्प्रिंग में, वो है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। और कटिंग ऑफ स्प्रिंग आपको नॉलेज में रहना चाहिए। तो न्यूटन्स लॉ मोशन का ये हमारा लास्ट भी लगभग है कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग। और कटिंग ऑफ स्प्रिंग में आपको याद रखना है कि जैसे एक मान लिया कि हमारा स्प्रिंग है जिसका लेंथ हमको एल दिया हुआ है, ए स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, और इसको दो पार्ट में मैंने कट कर दिया है। एक पार्ट हमारा ए हो गया प्लस हमारा जो है ना एक पार्ट ए हो गया। अब इधर ये K1 हो गया, ये K2 हो गया, इधर लेंथ L1 है, लेंथ L2 है। तो हमको K1 K2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्रेशन के लिए। तो रिजल्ट हम लिख देते हैं कि K1 इक्वल टू होते हैं 1 + L2 डिवाइडेड बाई L1 इंटू के, और K2 इक्वल टू हो जाता है 1 + L1 डिवाइडेड बाई L2 इंटू के। तो ये रिजल्ट याद रखना, साथ साथ ये भी रिजल्ट याद रखना है कि व्हेन L1 इक्वल टू L2, यदि ऐसा हो जाए तो देन K1 बराबर K2 इक्वल टू हो जाएंगे 2K। यानी कि सीधा हो गया कि एक स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में अगर बांट देते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स डबल। तो इतना नॉलेज हमको न्यूटन्स लॉ मोशन के लिए चाहिए था। फिर से एक बार, न्यूटन्स लॉ मोशन में हमको क्या क्या नॉलेज चाहिए था। तो न्यूटन्स लॉ मोशन में पहले सेकेंड लॉ हमको चाहिए था कि एन ए बराबर dp/dt होना चाहिए, और इससे हमको इम्पल्स निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। इसलिए लो अल्टीट्यूड रॉकेट का कैसे इस्तेमाल करेंगे, लो अल्टीट्यूड रॉकेट, यानी सीधे हम लिख देते हैं कि रॉकेट के लिए क्या कंसेप्ट लगाएंगे, इसको ध्यान में रखना है।
उसके बाद आपको थर्ड लॉ में नॉर्मल रिएक्शन को याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इसका कंपोनेंट कैसे लेते हैं, बेज के लिए क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन के लिए क्या होता है। उसके बाद न्यूटोनियन प्रोजेक्शन लॉ को याद रखना है कि न्यूटोनियन प्रोजेक्शन लॉ, जिसमें आपको सिस्टम चुनना था, सारे फोर्सेज को दिखाने थे, फ्री बॉडी डायग्राम लेना था और उसका नेट फोर्स बराबर एम ए करना था। तो ये 4 स्टेप लेना था। इसका एप्लीकेशन सिखाया गया कि एक हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया जिसको आपको याद रखना है, फिर पुल्ली का टेंशन और अक्लेशन निकालने के लिए, उसके बाद हमारा लिफ्ट का केस चाहिए, ये हमको चाहिए। तो ये सब सारा चीज जो है ना हमको क्लियर चाहिए ड्यू टू स्लो मोशन में, और तब जाकर आता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में कितना मिनिमम नॉलेज चाहिए इसको लेकर आगे बढ़िए। और आप क्या कीजिएगा कि यदि इतना कंसेप्ट समरी में याद रखते हैं तो आप सीधे आईटी जेई का कुछ प्रॉब्लम बना लीजिएगा, ताकि कंसेप्ट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके और ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। तो आपको न्यूटन स्लो मोशन में इतना ज्यादा कुछ काम नहीं करने की जरूरत है। फ्रिक्शन में आइए। फ्रिक्शन में हमारा सबसे पहले यही आता है कि एफ जो होते हैं वो एन होते हैं, और यहाँ से बराबर जो होता है वो हमारा म्यू एन होता है। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन का अगर नॉलेज है तो फ्रिक्शन फोर्स आप निकालेंगे, लेकिन थोड़ा वार्निंग पॉइंट इसमें चलते हैं कि जैसे मान लिया कि हमारा एक बॉडी है जिसका मास सेम है, इस पर एफ फोर्स लग रहा है, इधर फ्रिक्शन फोर्स एफ लग रहे हैं, एम जी इधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहे हैं, तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि इफ एफ लेस देन एफ देन एफ बराबर एफ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट याद रखना, दूसरा याद रखना है कि इफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ देन एफ बराबर म्यू एन। यानी कि सीधा समझिए कि बॉडी अगर रेस्ट में ही रह जाता है, फोर्स लगाने के बावजूद भी बॉडी रेस्ट में रह जाता है, तो आपको ए बराबर एफ का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर मोशन में बॉडी आ जाता है तब आप लगाइए मोशन या बिगिंस टू मूव। अगर बिगिंस टू मूव भी आ जाता है और मोशन में आ जाता है तो ए बराबर म्यू एन लगाना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आप याद रखिएगा जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए है। इंक्लाइन सरफेस के लिए आइए कि अगर इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी हमारा यहाँ है जिसका मास सेम है, तो फिर तो आपको रटाएंगे होगा कि एम जी इधर लगेंगे, थीटा इधर लगेगा, तो एम जी कॉस थीटा इधर होंगे, इधर हमारा एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर लगेंगे, ये हमारा म्यू है। अब यहाँ पर अगर फ्रिक्शनल फोर्स का मान आपको निकालने बोल दे तो फ्रिक्शनल फोर्स का मान निकालने के लिए आपको दो कंसेप्ट यहाँ भी याद रखना है कि व्हेन म्यू ग्रेटर देन tan थीटा, फर्स्ट यू हैव टू चेक द म्यू एंड tan थीटा का वैल्यू। अगर म्यू ग्रेटर देन tan थीटा है तो आपको ये बराबर लगाना है एम जी साइन थीटा, याद कीजिएगा, टेक स्पेशल केयर अबाउट दिस। और दूसरा में है कि व्हेन म्यू लेस देन tan थीटा है तो यहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। तो कब आपको म्यू एन लगाना है, कब आपको म्यू एन नहीं लगाना है, क्योंकि ये म्यू एन का फॉर्म है, इस बात का एकदम पक्का ध्यान रखिएगा, तभी प्रॉब्लम आपसे बनेंगे और नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए तीसरा में वर्टिकल वाल, और ये सब फायदा हमको मिल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हम जान रहे हैं। अब वर्टिकल वाल में क्या है कि ये हमारा मास सेम है, इधर से अगर मैंने एक फोर्स लगाया है कि एफ है, तो इधर से एक फोर्स लगेगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन के रूप में लगेंगे, एम जी इधर है, और नीचे आने का चांस अगर है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। अब देखिए बॉडी अगर रेस्ट में है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो बॉडी इन रेस्ट अगर ऐसा है तो ये बराबर एम जी हो जाएंगे, तब आपको म्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बॉडी हमारा मोशन है, बॉडी इन मोशन, अगर मोशन में बॉडी है तब आपको लगाना ए बराबर म्यू एन, और ये हो जाएगा म्यू एफ के बराबर। तो कब आपको म्यू एन लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये सब पक्का ख्याल रखना है। और इस चैप्टर में, फ्रिक्शन चैप्टर में, आपको मुख्य रूप से जो आपको देखा जा रहा है कि क्वेश्चन जो है किस ढंग से पूछे जाते हैं, तो एक तो फ्रिक्शन फोर्स का मान ही पूछा जाता है, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है जिसको आप एकदम क्लियर रखिए, प्रॉब्लम के जरिए आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए। फेमस प्रॉब्लम है जो कि आपको हर हाल में आना ही चाहिए, और वो प्रॉब्लम क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास सेम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, एक फोर्स आपको एफ लगाया गया, थीटा एंगल पर लगाया गया, एम जी इधर हमारा सेंटर पर लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन एन इधर है, और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इधर है। अब पूछता है कि फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बॉडी बिगिंस टू मूव, बॉडी बिगिंस टू मूव, मतलब कितना मिनिमम वैल्यू हो ताकि बॉडी चलने की अवस्था में आ जाए। अब इसको यदि हम सोल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या है कि हमारा एफ का दो कंपोनेंट होंगे, तो एफ कॉस थीटा इधर आ जाएगा और एफ साइन थीटा हमारा इधर आ जाएगा।
तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स का मान निकालने का कोशिश करेंगे। तो हेयर एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम जी, जहां से नॉर्मल एक्सपोनेंट निकलेगा जो कि हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स का मान निकालने का कोशिश करेंगे या अप्लाइड फोर्स का मान निकालने का कोशिश करेंगे। तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ, मतलब एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ, और ये हो जाएगा म्यू एन, और यहाँ से हो जाएगा म्यू आई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये हमारा यहाँ से एफ निकालने का रास्ता तय होगा। तो यहाँ से एफ पहले निकालते हैं कि एफ कितना आया है। देखिए यहाँ से अगर हम एफ निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं तो एफ निकालते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस हो जाएगा म्यू साइन थीटा। देखिए इतना हमको रिजल्ट में आया कि एफ इक्वल टू जो हो जाएंगे वो म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब इसी को कहता है, सेटर पूछा है कि मिनिमम वैल्यू कितना हो एफ का टू बिगिन द मोशन ऑफ द बॉडी। तो फॉर मिनिमम वैल्यू, अगर हम इसको मिनिमम करना चाहते हैं तो फॉर मिनिमम वैल्यू हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को जो है, जब ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो के बराबर करेंगे। तो डी बटे डी थीटा इधर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएंगे जीरो। और यहाँ से एक बहुत फेमस रिजल्ट आएगा कि म्यू बराबर जो हो जाएंगे ना, हो जाएगा tan थीटा। तो दिस इज द फेमस रिलेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। अब जहां जहां आपको एफ में म्यू नजर आता है वहां कर दीजिए। और ऐसे एक ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल का सहारा ले लेंगे कि थीटा है, tan थीटा अगर म्यू है तो म्यू बटा 1 ही हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो दो रिजल्ट यहाँ से फोर्स का आ जाएगा कि अगर एफ मिनिमम अगर हमसे पूछा गया है तो आप म्यू के जगह पर tan थीटा बैठाएंगे तो वहां से आ जाएगा आपको एम जी साइन थीटा, एक फोर्स आ जाएंगे। फिर साइन थीटा का वैल्यू बैठा दीजिएगा तो एम जी और साइन थीटा का इस ट्रायंगल से बैठा दीजिएगा तो हो जाएगा म्यू बटा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमारा दो रिजल्ट आएंगे, और खास करके इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे कि ये रिजल्ट ज्यादा यूज होता है। तो अगर फ्रिक्शन चैप्टर में मजबूती चाहिए तो एक प्रॉब्लम तो ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम हमारा जो होता है वो होता है, एक इस टाइप का हमारा बॉल है जिसका कि हमको रेडियस आर दिया हुआ है, और एक इंसेक्ट यहाँ पर है। देखिए हमारा इंसेक्ट है जो क्रॉलिंग कर रहा है, तो ये रेडियस हमको आर हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि कितना हाइट पर क्रॉलिंग हो रहा है, ये हाइट पूछा जाता है। म्यू का वैल्यू दिया हुआ रहता है कि कॉन्टेक्ट पर इतना है, तो हाइट हमसे पूछा जाता है। अब इसमें क्या करना होता है बच्चों कि ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा इतना जो आएगा कि आप अगर इधर से नीचे से एच माने हैं तो ये आर माइनस एच हो जाएगा, और ये अगर एक्स है तो tan थीटा वहां से निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ इसको बनाने के लिए कि tan थीटा आपको निकालना है फिगर से, जो हमारा फिगर दिया हुआ है उसके बाद म्यू बराबर tan थीटा का कंसेप्ट लगा देना है, वहां से प्रॉब्लम आपको बन जाएंगे, हाइट निकल जाएगा। तो ये हमारा कम से कम 8-10 प्रॉब्लम इसमें होते हैं जिसको करना होता है। अब जैसे इसी प्रकार एक और प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम से ही फ्रिक्शन चैप्टर स्ट्रांग होंगे, कंसेप्ट से स्ट्रांग नहीं होंगे। हम प्रॉब्लम का खाली दायरा बढ़ा देते हैं कि प्रॉब्लम जब हम करने जाएंगे तो एक हमारा आता है कि एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है जो कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, एक बॉडी को यहाँ से गिराया गया है u बराबर 0 वेलोसिटी से, थीटा एंगल है, नीचे तक आने में इसको टाइम जो लगता है वो t लगता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये हमारा स्मूथ सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन। और एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन है जो कि जिसका हाइट तो यही है, बेस यही है, हाइट बेस यही है, ये थीटा है, बॉडी को यहाँ से गिराया गया है मास का u बराबर 0 वेलोसिटी से ही गिराया गया है। अब खाली इतना दिया हुआ है कि ये रफ सरफेस है और इसको वहां से यहाँ तक आने में एनटी समय लगता है। तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान कितना है। तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो म्यू बराबर आ जाएगा 1 माइनस, देखिए आप अगर इसको ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिखना चाहेंगे कि आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या है कि एम जी साइन थीटा बराबर सीधे एम में हो जाएगा, जहाँ से ये निकालेंगे ये हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा, और अगर एस मान लिया कि ये हमारा एस है तो एस निकालेंगे तो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो जहाँ से आप एक रिलेशन ले आएंगे, इस पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम ए, जहाँ से आपको ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ से एस और आप हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, जहाँ से टी की जगह पर बैठाना है आपको एन टी। ऐसे जब करेंगे आई दोनों को सोल्व करेंगे तो एक रिलेशन आ जाएगा कि म्यू बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा एन स्क्वायर आई इंटू हो जाएगा tan थीटा। तो दिस इज द फेमस रिलेशन कि आप इस टाइप के प्रॉब्लम को आप क्लियर रखिए। तो फ्रिक्शन चैप्टर में बच्चों क्या है कि फार्मूला से केवल काम नहीं चलेंगे, कुछ प्रॉब्लम आपको याद रखना पड़ेगा।
अब कुछ टेक्निकल अप्रोच भी याद रखने पड़ेंगे, और जो जो प्रॉब्लम हम डाल रहे हैं ये कम से कम तो जरूर याद रहे कि इस टाइप का प्रॉब्लम का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फ्रिक्शन चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और फेमस प्रॉब्लम इसी में रहता है कि हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, एक बॉडी को जिसका मास सेम है, इसको ऊपर ले जाने के लिए रफ सरफेस है, अगर फोर्स F1 लगाए, अगर यही प्लेन हमारा इंक्लाइन प्लेन वही है, एच है, बी है, एच है, बी है, और इसको स्लिपरी एक्शन से बचाने के लिए जो फोर्स लगाए हैं वो हमारा F2 है। देखिए ये है टू मूव अप, इसको मूव कराने के लिए फोर्स है, और ये है टू प्रिवेंट स्लिपिंग, यानी स्लिपिंग से हमको बचाना, टू प्रिवेंट स्लिपिंग। तो हमसे पूछा गया है कि इफ F2 F1 is equal to 2F2 then find मतलब थीटा इन टर्म्स ऑफ म्यू रहेंगे। तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन होता है। तो हमारा कहना है कि चलो बच्चों फिर से एक बार समरी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप स्प्रिंग को अच्छा रखिए, लिफ्ट को अच्छा रखिए, उसके बाद क्या है ना कॉन्टैक्ट फोर्स को अच्छा रखिए, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को अच्छा रखिए, इतना अगर कर लेते हैं तो बेटर है। और फिर फ्रिक्शन चैप्टर में क्या है कि फ्रिक्शन चैप्टर में फार्मूला बहुत आसान होते हैं, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का मान कैसे निकालेंगे, और 8-10 प्रॉब्लम जो आई का है उसका कलेक्शन कर लीजिए, और इतना करके अगर हॉल में आप जाते हैं तो यू हैव नो टेंशन एट ऑल। सो हमारा 5 चैप्टर का समरी था, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ मोशन, फ्रिक्शन। और उम्मीद करें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो परसों आएगा जिसमें हमारा 3 चैप्टर होंगे, सर्कुलर मोशन, एसएचएम और साउंड। लेकिन कभी कभी आपके मन में आता है कि 3 चैप्टर अलग अलग आप ले रहे हैं, सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, एसएचएम ले रहे हैं, साउंड ले रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे इंटरलिंक्ड है तीनों चैप्टर। चैप्टर तो और भी इंटरलिंक्ड थे, लेकिन 3 चैप्टर का एक वीडियो लाएंगे कि समय बहुत लगता है। सो थैंक्स बच्चों, आज इतना।